हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन का थर्ड टेस्ट। कक्षा 6 से 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनमें से इन प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सेवाणी नदी का संबंध किस जिले से है? विकल्प हैं सिरोही, जालोर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। इन चारों में से सेवाणी नदी का संबंध सिरोही जिले से है। ये चंद्रावती में बहती थी सेवाणी नदी। राई और बूढ़िया नामक पात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? राई और बूढ़िया, देखिए नृत्य के नाम गौरी, भवाई, बमरसिया और चक्री। क्या आंसर होगा? राई और बूढ़िया नामक पात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? उत्तर है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य से जो है राई और बूढ़िया नामक पात्र इसमें रहते हैं। और गौरी नृत्य कब किया जाता है? भाद्रपद की एकम को गौरी नृत्य किया जाता है। धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? इसका आंसर तो आपको याद होगा। धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? पहला है बालाथल, दूसरा आहड़, तीसरा कालीबंगा और चौथा है चंद्रावती। क्या आंसर है? आहड़ सभ्यता, जिसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं और जिसको धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध काल में कौशल महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? विकल्प हैं साकेत, कौशाम्बी, श्रीवस्ती और शक्तिमती। बुद्ध काल में दक्षिणी भाग जो था कौशल महाजनपद का, उसकी राजधानी पूछी गई है। तो इसका आंसर है श्रीवस्ती। श्रीवस्ती जो है बुद्ध काल में कौशल महाजनपद के दक्षिणी भाग की राजधानी थी, जबकि उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? साकेत। हनानूर और मुरनानूर किस भाषा के ग्रंथ हैं? भाषा पूछी गई है इसमें। देखिए हनानूर और मुरनानूर जो हैं तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। कन्नड़, संस्कृत, मराठी और तमिल में से ये तमिल भाषा का ग्रंथ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण पर आक्रमण का विवरण करते हैं। दोनों ग्रंथ हनानूर और मुरनानूर। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्रोचेट्स, भद्रसार, सर्वशत्रांतक, अमित्रोघात। बताइए। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? विकल्प हैं एंटियोकस प्रथम, डायमेकस, डियानीसियस और फिलाडेल्फस। इन चारों में से बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिंदुसार के दरबार में सोचिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर है डायमेकस। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के आक्रमण के समय कलिंग पर किसका शासन था? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के आक्रमण के समय कलिंग पर किसका शासन था? विकल्प है नंदराज, महाबोधि, सूरजमल और कलिकाल। इन चारों में से क्या आंसर होगा? आंसर है नंदराज। रुम्मनदेई अभिलेख कहाँ स्थित है? रुम्मनदेई अभिलेख बर्मा, बांग्लादेश, चीन और नेपाल। रुम्मनदेई अभिलेख कहाँ स्थित है? उत्तर है नेपाल। लुम्बिनी में यह अभिलेख स्थित है। बुद्ध शाक्य किसे कहा जाता है? अशोक को, बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को या सुषेण को। इन चारों में से बुद्ध शाक्य जो है किसे कहा गया है? उत्तर है इसका, बताइए। अशोक। अशोक को जो है बुद्ध शाक्य कहा गया। इसने स्वयं को अपने अभिलेख में, अशोक ने स्वयं ने बुद्ध शाक्य कहा। तो देखिए जो ये प्रश्न है, ये सभी प्रश्न कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों में से लिए गए हैं। बाकी इसके बाद जो एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा चौथे वाला पार्ट का, उसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो चौथे पार्ट में समाप्त हो जाएंगे। और जो लेवल है वो जो है बढ़कर अब 6 से 10 की जो पुस्तकें उसमें से नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में ही आपको लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। और हो सकता है कि जो चौथा टेस्ट है वो भी आज ही आपको उपलब्ध हो जाए। तो अपनी तैयारी को आप बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। इसीलिए हमने जो है इस
टेस्ट का नाम रखा है परखो अपनी तैयारी, यानी आपकी तैयारी कैसी है। कक्षा 6 से 10 की पुस्तकों में जितना भी मैटर दिया हुआ है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या कुछ जो थोड़े कम लेवल के हैं उनको भी हमने ऐड किया है, लेकिन अब जो लेवल है इन प्रश्नों का आपके सिलेबस के अनुसार बढ़ा दिया गया है। तो आपकी जो तैयारी है और अच्छी होने वाली है, मजबूत होने वाली है, और आपका जितना भी सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची के स्तूप किस नदी के तट पर स्थित हैं? रावी, कावेरी, बेतवा, बाणगंगा। सांची के स्तूप किस नदी के तट पर स्थित हैं? बताइए, आंसर है बेतवा। कृषि के विभागाध्यक्ष को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? राधाध्यक्ष, मीराध्यक्ष, सीताध्यक्ष या काश्याध्यक्ष। इनमें से क्या होगा? कृषि का जो विभाग का अध्यक्ष होता था उसे मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कहा जाता था। कृषि का, खेती से संबंधित यदि कोई प्रश्न इससे रिलेटेड आ जाए तो उसमें आंसर सीता अध्यक्ष ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रशासन में अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? प्रशासन में अकबर का अग्रगामी विकल्प है, देखिए, शेर शाह सूरी, हुमायूं, बाबर, इस्लाम शाह। इन चारों में से क्या उत्तर होगा? उत्तर है शेर शाह सूरी को जो है प्रशासन में अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है, क्योंकि प्रशासन में कई प्रकार के सुधार शेर शाह सूरी ने अकबर से पहले किए थे, जिनको बाद में अकबर ने लागू किया था। झरोका दर्शन किस शासक ने शुरू किया था? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। क्या होता है झरोका दर्शन? जब राजा किसी अपनी प्रजा को दर्शन देना था, जैसे आजकल आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज लोगों को घर के बाहर मिलने आते हैं, हाथ हिलाकर चले जाते हैं, तो उसे झरोका दर्शन पद्धति कहा जाता है, जिसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया था? अकबर ने। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1528, 1529, 1530 या 1527? क्या आंसर होगा? आंसर है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। बाबर ने अपने दिनचर्या का वर्णन किसमें किया है? बाबरनामा में, जिसे तुजु के बाबरी भी कहा जाता है। किस भाषा में किया है? ये पूछा है, भाषा पूछी। अरबी में, उर्दू में, तुर्की में या फारसी में? बाबर ने अपनी दिनचर्या का वर्णन बाबरनामा में किस भाषा में किया है? तो आंसर है तुर्की भाषा में किया है। तुजु के बाबरी किसकी रचना है? कई बार परीक्षा में आ चुका है। बाबर की है या बाबरनामा किसकी रचना है? तो ये भी बाबर की, दोनों एक ही पुस्तक के नाम है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, बहुत ही फेमस कथन है ये। यह किस शासक ने कहा था? बताइए, औरंगजेब, शेर शाह सूरी, इल्तुतमिश या शाहजहां ने? क्या आंसर होगा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। अकबर के मकबरे पर किस धर्म की निर्माण कला का प्रभाव दिखाई देता है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। अकबर के मकबरे पर किस धर्म की निर्माण कला का प्रभाव दिखाई देता है? बताइए जल्दी से। आंसर है बौद्ध, बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665, जुलाई 1665, मई 1665 और अप्रैल 1665। अब देखिए 1665 में हुई थी, ये तो आपको मालूम है, लेकिन किस माह में हुई थी अब ये आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा इसका? जून 1665 में। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में गृह त्याग का प्रतीक कौन सा जानवर है? हाथी, घोड़ा, बैल, गाय। इन चारों में से बुद्ध के जीवन के बारे में पूछा गया है कि गृह त्याग का प्रतीक कौन सा जानवर है? घोड़ा। घोड़ा जो है बुद्ध के जीवन के संदर्भ में गृह त्याग का प्रतीक है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ओतन, मैथोरा, हाटक या चंपा? बताइए। जी हाँ, चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ताड़, साल, वट या नीम?
क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाइडेस्पेस का युद्ध किसने जीता था? अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाइडेस्पेस का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तब आपको पता होगा कि भाई जीता कौन था। तो पहले अपन इसका आंसर देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाइडेस्पेस के युद्ध में विकल्प है पोरस, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर। इन चारों में से किसने जीता था युद्ध? युद्ध जीता था सिकंदर ने। तो ये युद्ध है, ये युद्ध हुआ था राजा पोरस, ए में जो विकल्प राजा पोरस, जिनको पुरु भी कहते थे, राजा पुरु और सिकंदर के मध्य हुआ था, जिसको सिकंदर ने जीता था। इसे हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहाँ स्थित है? बिल्कुल सरल प्रश्न है। चंद्रावती सभ्यता जो है राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के किस जिले में? सिरोही में। निम्न में से कौन सा वेदों का भाग नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण और संहिता। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेदों के भाग कितने होते हैं। आपको ये तो पता होगा कि वेद कितने हैं। वेदों का पता है कि 4 वेद होते हैं, तो वेदों के भाग भी 4 होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण और संहिता। इनमें से एक भाग नहीं है। 3 भाग तो इसमें है, एक भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है देखते हैं। पुराण। पुराण जो है वेदों के भाग नहीं है। चौथा भाग होता है उपनिषद। 3 भाग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, और चौथा भाग है उपनिषद। तो वेदों के भी 4 भाग होते हैं। वैदिक काल में बंजर भूमि को क्या कहा जाता था? विकल्प हैं आपके सामने, अनुर्वर, ऊसर, खिल्य या हिस्सा। वैदिक काल में बंजर भूमि को खिल्य कहा जाता था। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतलज नदी का प्राचीन नाम, देखिए पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया था एक नदी से संबंधित प्रश्न, और वापस उसी से संबंधित प्रश्न है जो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। विकल्प देखिए, शतुद्री, परुष्णी, सुवस्तु या वितस्ता। क्या आंसर होगा? आंसर है शतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? विकल्प हैं पावा, कुशीनारा, सोत्वती और विदय। इन चारों में से महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। बुद्धकालीन राजतंत्रों में से नहीं है। विकल्प हैं कौशल, वत्स, मगध और वज्जी। अब इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए, जो वीडियोस बनाए गए हैं कक्षा 6, 7, 8वीं के, उसमें बताया गया है राजतंत्रों के बारे में, और कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 के भी वीडियो उसमें उपलब्ध है, 3 पार्ट में कक्षा 10वीं का भी उपलब्ध है। तो आप इनमें इन प्रश्नों को देख सकते हैं, और यदि आपने नहीं भी देखे हैं तो आप एक बार, कम से कम एक बार तो उनका अध्ययन जरूर करें, ताकि उसमें और भी जो लो लेवल के प्रश्न हैं वो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपको याद हो, और नहीं हो तो वो एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एक बार में ही हमें याद करना है प्रश्नों को। इस प्रकार से वीडियोस देखने हैं, और बनाए भी मैंने इस प्रकार से ताकि आप अच्छे से ध्यान रख सकें और एक बार में ही आपको याद हो जाए, ताकि आपका सिलेक्शन रीट के एग्जाम में पक्का हो। हमारी यही कोशिश है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरे, जहां तक हो सके पूरा कंप्लीट वीडियो, पूरा डाटा आप तक पहुंचे, और आप चैनल पर बने रहें। यहीं से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं आपको मैं देने वाला हूं। धीरे धीरे आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन में ही आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, क्योंकि पीडीएफ अभी कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 वीडियो और बना दूं, उसके बाद आपको एक साथ ही पीडीएफ मिल जाए। तो आप परेशान ना हो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। बुद्धकालीन राजतंत्रों में से नहीं है। विकल्प है कौशल, वत्स, मगध और वज्जी। बुद्ध काल में 4 राजतंत्र होते थे। जैसे भारत वर्तमान में क्या है, राजतंत्र है कि गणतंत्र है? गणतंत्र है। तो उसी प्रकार उस समय भी जो है 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 12 महाजनपद तो गणतंत्र थे, लेकिन 4 जो है राजतंत्र थे, जिसमें से 3 का आंसर है सामने और 1 इसमें से गलत है। अब चौथा राज जो गलत है वो कौन सा है देखते हैं।
वो है वज्जी। बुद्ध काल में वज्जी है, राजतंत्र नहीं था, ये था क्या था, गणतंत्र था। तो चौथा जो राजतंत्र था वो था अवंती। तो कुल मिलाकर 4 राजतंत्र कौन कौन से थे, कौशल, वत्स, मगध और अवंती, ये ध्यान रखना है अपने को। महाजनपद काल में राजा को क्या कहा जाता था, महाराजा, न्यायाधिपति, गणपति, वासुदेव। क्या उत्तर होगा, आंसर है गणपति। महाजनपद काल में राजा को गणपति कहा जाता था। काल भी ध्यान रखना है, महाजनपद काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक राजदूत को किसने भेजा था। अब सबको पता है कि मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, लेकिन भेजा किसने था ये मालूम होना चाहिए। सिकंदर ने, सेल्यूकस ने, डायमेकस ने, अलेक्जेंडर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण और शातिर प्रश्न है, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर है सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज नामक राजदूत को भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीता था, और उसके बाद उसने अपनी पुत्री की का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भद्रबाहु किस मौर्य शासक के गुरु थे। देखिए विकल्प, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार और सुसीम। मौर्य शासक, किस मौर्य शासक के गुरु थे भद्रबाहु, बताइए। आंसर आप सोच भी नहीं सकते, आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के गुरु थे। कैसे थे मैं बताऊं, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य थे, लेकिन जब अंत समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था तो भद्रबाहु को गुरु बनाया था। इसके कारण भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जो जैन धर्म की पद्धति होती है, संलेखना पद्धति से अपने देह का त्याग किया था, वो सब भद्रबाहु की देन है। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा किसके शासनकाल में की गई। अब देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो हरिशेन ने की है, लेकिन किसके शासनकाल में की है, बताइए सोचकर। विकल्प हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो क्या आंसर होगा, समुद्रगुप्त आंसर है। विक्रम संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय और कनिष्क। इन चारों में से क्या आंसर होगा, विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि विक्रमादित्य निम्न में से किस शासक को कहा जाता है, और मान लीजिए यही विकल्प हो तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। जातक कथाओं में बुद्ध की कौन से जन्म की कथाओं का वर्णन है, पूर्व जन्म की, वर्तमान जन्म की, आने वाले जन्म की और सभी जन्मों की। अब ये तो आपको पता होगा कि जातक कथाएं बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, लेकिन इसमें कौन से जन्म की कथाएं, बताइए। आंसर है पूर्व जन्म की। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अब कई बार हम ध्यान रख लेते हैं अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, लेकिन यहाँ देख लिए राज्य पूछा गया है, तो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता में कुल कितनी गुफाएं बनी हुई है, 24, 29, 18, 36। उत्तर क्या है, उत्तर है 29, 29। लोहानुपुर से प्राप्त मानव धड़ किस काल की शिल्पकला के उदाहरण है। लोहानुपुर से प्राप्त मानव धड़ जो है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या हर्ष काल। कौन से काल का है लोहानुपुर से प्राप्त मानव धड़, ये मौर्य काल का है। बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थ प्रभाव गांधार मूर्ति कला में किस देश के शिल्पकारों की देन है, भारत, चीन, यूनान और ईरान। बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थ प्रभाव दिखाई देता है, ये गांधार मूर्ति कला में किस देश के शिल्पकारों की देन है। प्रश्न को समझेंगे तब हम सही उत्तर तक पहुंचेंगे। तो देखिए, गांधार जो है किधर पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है भारत से। तो पश्चिमी क्षेत्र में अब चीन नहीं आता है, भारत नहीं आता है, तो नीचे के दो विकल्पों में से एक होगा। तो क्या आंसर होगा, यूनान। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की, मार्कंडेय, ब्रह्मवैवर्त, वामन और स्कंद। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना किसने की है, क्या उत्तर होगा, मार्कंडेय ने की है। ध्यान रखिए,
पुराण जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय द्वारा की गई है। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में बताई गई हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या अंगुत्तर निकाय। इन चारों में से बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में बताई गई हैं? उत्तर है सुत्त पिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाएं बताई गई। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? सवाई प्रताप सिंह, सम्राट हर्ष, जय सिंह और अमर सिंह। क्या आंसर होगा? आंसर है सम्राट हर्ष द्वारा रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना की गई। रुद्रदामन की प्रशस्ति कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। रुद्रदामन आ जाए या रुद्रदमन आ जाए, की प्रशस्ति कहाँ स्थित है? गुजरात, गिरनार, जूनागढ़ में। गिरनार, जूनागढ़, गुजरात में जो है रुद्रदामन की प्रशस्ति स्थित है। सम्राट हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? अब देखिए, सम्राट हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, शक्तिशाली शासक था, लेकिन किस एक चालुक्य शासक ने उसको पराजित किया था? क्या है उसका आंसर? देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए, राजा तो दो ही हैं, लेकिन नाम प्रथम द्वितीय के नाम से हैं और ये राजा हुए हैं, तो क्या आंसर होगा? पुलकेशिन द्वितीय। सम्राट हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय नामक चालुक्य शासक ने पराजित किया था। हम्मीर महाकाव्य किसकी रचना है? चलो इसका आंसर कौन सही देगा, देखते हैं। विकल्प है शारंगधर, नयनचंद सूरी, जोधराज और जगनिक। क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। हम्मीर महाकाव्य, बहुत सारे बच्चों का गलत होने वाला है, मैं बता दूं आपको। हम्मीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की है। हम्मीर महाकाव्य, ध्यान रखिएगा, हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी की रचना है। हम्मीर हट है शारंगधर की। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कब हुई थी? मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना कब हुई थी? 1326, 1426, 1526 या 1556 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई? तो विकल्प है, आंसर है 1326 में हुई थी, राणा हम्मीर द्वारा जो है सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म, विकल्प देखिए, भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597, माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 और श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597। अब देखिए, पीछे के जो विकल्प हैं वो तो आपको एक जैसे ही नजर आ रहा है, शुक्ल तृतीया और विक्रम संवत 1597। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कब हुई थी, भादों में, ज्येष्ठ में, माघ में कि सावन में। अब यदि आपको पता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, आपको डेट भी पता है, तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597। ज्येष्ठ शुक्ल को जो है तृतीया को विक्रम संवत 1597 महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, 9 मई जो डेट है, तो मई के हिसाब से ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ठीक है ना, इस प्रकार। शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ दुर्ग कौन सा है? शिव पिंड पर रखे हुए बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ दुर्ग। विकल्प है सिवाना दुर्ग, उदयपुर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। इसी से रिलेटेड प्रश्न पिछले वीडियो में भी मैंने डाला था। क्या आंसर होगा, आपको पता होगा इसका? तो इसका आंसर है रणथंभौर दुर्ग। शिव पिंड से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आ जाए, उसमें उत्तर जो है रणथंभौर दुर्ग। भगवान शिव से संबंधित यदि कोई दुर्ग का प्रश्न आता है राजस्थान के संदर्भ में, तो उसका आंसर रणथंभौर दुर्ग है। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले पिछला वाला प्रश्न एक बार और मैं आपको बता दूं। शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्र की बात, यानी कि ऐसा प्रश्न जिसमें शिव भगवान का जिक्र किया गया हो और जो दुर्ग दिखाई ना दे, ऐसा अर्थ जिस प्रश्न में निकलेगा, वहां पर अर्थ क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग। अब ये देखते हैं, नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। क्या आंसर होगा? जैसलमेर। नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। थिरुपवई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी?
कंब, अंडाल, पेरियालवार या नम्मालवार, इन चारों में से थिरुपवाई नामक ग्रंथ की रचना अंडाल ने की थी, जो दक्षिण भारत की मीरा कही जाती है। अंडाल, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? अंडाल को कहा जाता है, जिन्होंने थिरुपवाई नामक ग्रंथ की रचना की थी। दासबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? दासबोध नामक ग्रंथ के रचयिता विकल्प में देखिए, बंदा बैरागी, भगवंत दास, टोडरमल और रामदास। इन चारों में से क्या आंसर होगा? दासबोध नामक ग्रंथ के रचयिता। तो उत्तर है गुरु रामदास। शिवाजी के जो गुरु थे, गुरु रामदास, उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ लिखा था। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? महादेवी का, दुर्गा का, सरस्वती का या मां लक्ष्मी का? बताइए आंसर क्या होगा? केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? महालक्ष्मी का। जमवाय माता जो कहाँ स्थित है? जमवा रामगढ़ जयपुर में, का मंदिर किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह या दूल्हा राय? इन चारों में से क्या आंसर होगा? जमवाय माता का मंदिर दूल्हा राय ने बनवाया था। राजराजेश्वरी त्रिपुरा का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर। उत्तर है बांसवाड़ा। राजराजेश्वरी त्रिपुरा का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा। मीराबाई कौन से वाद्य यंत्र को बजाती थी? ये तो आपको याद होगा। मीराबाई कौन से वाद्य यंत्र को बजाती थी? अलगोजा, सारंगी, इकतारा, रावणत्ता। बताइए। इकतारा को बजाती थी। जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली, बम रसिया, अग्नि या चंग? क्या आंसर होगा? जसनाती संप्रदाय आते ही से उत्तर होगा अग्नि नृत्य। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या तेजा जी? तेरह ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से? रामदेव जी से, पाबू जी से, हड़बू जी से या तेजा जी से? आंसर है रामदेव जी से। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? विकल्प देखिए, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। क्या आंसर होगा? जयपुर। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। तो इस प्रकार ये इस वीडियो में कुछ प्रश्न और बढ़ाए गए हैं। इस वीडियो में कुल मिलाकर आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही जो वहां से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको मैंने और ऐड कर दिया, तो लगभग 70-80 प्रश्नों को मैंने 60 प्रश्नों में समाविष्ट किया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, कंटिन्यू आपको वीडियोज पर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।